यह वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले अर्थव्यवस्था से संबंधित एक वीडियो इसी YouTube चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था नाम के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। पहले आप उन्हें जा कर के देखें, फिर आप वीडियो नंबर 2 पर आइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रश्नों की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक आय में निरंतर आर्थिक समृद्धि की द्योतक है। वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की द्योतक है, और कारण कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कि राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की द्योतक है, सही है। और राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है, यह भी सही है। लेकिन यह आपस में एक दूसरे को व्याख्यायित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कथन तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसका आंसर देख लेते हैं कि ए और आर सही है और स्पष्टीकरण नहीं है। 2003 में आया हुआ प्रश्न था। यहाँ हम थोड़ा सा व्याख्या बता देते हैं कि राष्ट्रीय आय में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। अतः राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है वह कई कारकों में वृद्धि का परिणाम होती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन करिए या सही उत्तर चुनिए। कथन में कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, और कारण में बता रहा है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देखिए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह सत्य है। और कारण आर गलत है, क्योंकि भारत सरकार सामान्यतया सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछे 2025 में भी, तो भी यह प्रश्न यही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? तो हिंदू दर का विचार ऑप्शन नंबर ए राजकृष्ण ने दिया था। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्ण का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई, जो 3.5% प्रति वर्ष की समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राजकृष्ण का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि वर्ष 1950 से 80 के बीच औसतन 3.5% था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? तो जी मिर्डल द्वारा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। व्याख्या में कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुन्नार मेडल द्वारा रोलिंग प्लान
अनवरत योजना का सुझाव दिया गया। भारत में जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1978 को रोलिंग प्लान को लागू किया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष थी। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया था, परंतु 1980 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ यह योजना समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनवरत योजना भारत में लागू की गई तो 78 से 79 में। ठीक है, 2 बार पूछा गया, 2007 में और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अनवरत योजना को रोलिंग प्लान भी कहते हैं, जिसका भी ऊपर हमने जिक्र भी किया। भारत में 78 से 79 में लागू की गई अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई। यह योजना गुन्नार मेडल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इस योजना में ट्राइसेम की शुरुआत की गई। प्रश्न कह रहा है कि नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। ऑप्शन में पहला बता रहा है कि संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन 2 कह रहा है कि विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए। ऑप्शन 3 कह रहा है कि आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ऑप्शन 4 कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो इसमें कुछ कूट दिया गया है, उसके आधार पर उत्तर देना है। तो यह सभी 4 सही हैं। ठीक है, नियोजित पूर्वापेक्षित समझा गया, इन चारों ऑप्शन को आप देख लेंगे। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। 2009 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें भारत के आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य के बारे में बताया गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, आधुनिकीकरण जिसे छठी योजना में लागू किया गया, और मानव संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है। तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ACF RFO 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में सम्मिलित है। वर्तमान में 52 विषय, मूलतः 47 विषय समवर्ती सूची में हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब वे विषय जो हैं शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण और न्याय का शासन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 5 विषय, आप लिख लीजिएगा कहीं और बार बार बोल करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योगों की स्थापना, विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और सहायता प्रदान करना है। अब सूची के मिलान वाला प्रश्न है, किससे किसका संबंध है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप इसे पेन और कॉपी लेकर के लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना को हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं।
दूसरे पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल कहते हैं। तीसरे पंचवर्षीय योजना को एस चक्रवर्ती मॉडल कहते हैं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अशोक रुद्र मॉडल कहते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। पहला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप देखेंगे कई बार पूछा गया यह प्रश्न है और 2021 के ROARO में पूछा गया यह प्रश्न है। अब यहाँ पर सेम चीज़ें ऑप्शन में भी बताई गई हैं, व्याख्या की गई हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया तथा प्राप्ति 5.4% रही, यानी जो प्राप्ति है वो लक्ष्य से ज़्यादा है। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 3.2% की दर से वृद्धि दर्ज की। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। इसे फाइनेंशियल ईयर प्लान कहते हैं, FYP। परंतु गरीबी हटाओ का नारा छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया तथा गरीबी निवारण संबंधी सभी बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, जिसका मतलब है, यानी IRDP का मतलब था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। NREP का मतलब था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और DWACRA इसका मतलब था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। और दिया हुआ है RLEGP, जिसका मतलब था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। छठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ यह सब जो यहाँ पर दिया गया है। और छठवीं योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र में 29% किया गया। इसके बाद खनिज उद्योग में 15.5% किया गया। तो आप यह भी पूछेगा कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग किसे कहते हैं, तो आप समझिएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना को कहा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंग था। औद्योगिकरण की रणनीति और उद्योगों का विकास 1991 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आज भी यह मादा रखता है कि इसे पूछा जा सकता है। बताया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था। अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योग पर बल दिया जाए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर थी, जो इन ऑप्शंस में दिया गया उनके आधार पर। यहाँ पर बताया गया है कि 8वीं में विकास दर, वास्तविक जो विकास दर थी वो 6.8% थी, 9वीं में 5.4, 10वीं में 7.6 और 11वीं में 7.8 थी। उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर अधिक थी। प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था।
यहाँ कई बार पूछा गया प्रश्न है, PCSJ में पूछा गया, BEO में पूछा गया, प्री में पूछा गया 2007-2004 में, मेंस में पूछा गया 2016 में। तो बताया गया है कि मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी हमने आपने ऊपर भी देखा था, जो कि IRDP के साथ दिया हुआ था। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1980 के दौरान लागू किया गया था। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए। जब पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि लक्ष्यों को प्राप्त किया गया तो सरकार को लगा कि अब उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऐसे में उद्योग पर बल दिया गया। व्याख्या में सेम चीज़ें बताई जा रही हैं कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट है। ठीक है, यह जरूरी है कि आपको यह पता हो कि कौन सा प्लांट किस देश के सहयोग से लगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना था। यह योजना महालनोबिस योजना पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य 4.5% निर्धारित था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 4% थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, तो है 7। ठीक है, भारत की योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। पहली देखिएगा आप 66 से 69 और रोलिंग प्लान 78 से 80 और तीसरा 90 से 92। ठीक है, अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि अनाच्छादित वर्ष क्या है। तो अनाच्छादित वर्ष वह होता है जब एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने में कुछ समय ले रही है। तो जैसे यहाँ 66 से 69 3 साल, 78 से 80 2 साल और 90 से 92 2 साल। तो इसी हिसाब से यह 7 साल का टर्म था जब अनाच्छादित वर्ष था, जबकि पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई लेकिन डायरेक्ट शुरू नहीं हुई। तो यह बीच में 7 साल का गैप था। बस यही बात आप समझ लीजिए। 1999 में पूछा गया प्रश्न है, शायद फिर से पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण इस समयावधि में भयंकर सूखे की स्थिति तथा 1962 ईस्वी में चाइना और 65 में पाकिस्तान के साथ विनाशकारी युद्ध था।
सूखे के परिणाम स्वरूप तीसरी योजना काल में कृषि में मात्र 2.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके पूर्व के दशक में 1950 से 60 में कृषि विकास की वार्षिक वृद्धि लगभग 4% थी। इस प्रकार तीसरी योजना में विगत वर्षों की तुलना में विकास की दर ऋणात्मक रही। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में -0.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना समयावधि है 69 से 74, यानी 1969 से 74। इसका लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना, विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। चौथी योजना में कमज़ोर एवं साधन विहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने तथा विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है IRDP। तो रणनीति क्या थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई। इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। उदाहरण के रूप में सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई के रूप में चुना, यानी उसमें यूनिट क्या है? परिवार है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई। तो 10वीं योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं योजना में मिली। कई बार पूछा गया प्रश्न है, अभी 2012 में, 8 में, 7 में, 2 में, 98, 93 और भी न जाने कितनी बार। तो अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की। अब यहाँ पहली से लेकर के और 12वीं तक की वृद्धि दर के विषय में बताया गया है। लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी थी, बहुत ज़रूरी है। देखो, पहली में लक्ष्य 2.1 का था, लेकिन 3.6 की प्राप्ति हुई और इसकी अवधि थी पहली पंचवर्षीय योजना की 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, 56 से 61 की अवधि है। लक्ष्य 4.5% का और प्राप्ति हो रही है 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, लक्ष्य था 5.6 और 2.5% की प्राप्ति हो रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चीन युद्ध होता है, पाकिस्तान युद्ध 65 में होता है और भीषण अकाल पड़ता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समयावधि जो है वो है 69 से 74। लक्ष्य था 5.7% और प्राप्ति होती है 3.3% की। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक का है समय, 4.4% का लक्ष्य और 5% की प्राप्ति। छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के लिए 5.2% का लक्ष्य और 5.4% की प्राप्ति। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के लिए 5% का लक्ष्य और 5.8% की प्राप्ति। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के लिए 5.6% का लक्ष्य और 6.7% की प्राप्ति। वाह, मज़ेदार। नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के लिए 6.5% का लक्ष्य और 5.5% की प्राप्ति।
और 10वीं 2002 से 2007 के लिए था 8% का लक्ष्य रखा गया था, 7.6% की प्राप्ति हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का 9% लक्ष्य रखा गया था, जो कि 2007 से 12 तक का था समय अवधि, और 7.8% की प्राप्ति होती है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है, यह समय अवधि है इसकी 12 से 17, 2012 से 2017 तक, 8% लक्ष्य और 6.7% की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसमें अनाच्छादित वर्ष 7 हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, अभी पीछे हमने प्रश्न में डिस्कस भी किया है। और अनाच्छादित वर्ष किसे कहते हैं हमने यह बताया भी है, आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस ने, इसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप महालनोबिस ने निर्धारित किया था। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। पहला पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, दूसरा फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, तीसरा लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र, चौथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। कृषि सहित एवं सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया और प्राप्ति हुई 4.1% की। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और पश्चिम बंगाल का शहर दुर्गापुर, वहाँ इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। आशा करते हैं यह प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आपके तैयारी में मददगार होगी। अगर वास्तव में यह आपके लिए उपयोगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हम अपने आप को आप तक ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यह गारंटी है कि 10 दिनों में यह सीरीज, जब से मैंने बोला है तीसरा दिन है ये, 7 दिन और हैं, उसमें यह समाप्त कर दिया जाएगा और फिर शॉर्ट ट्रिक के वीडियोज़ और करंट अफेयर के वीडियोज़ बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।